ऑलराइट गाइस, आज हम इंडिया 38 के टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चंस को कवर करेंगे। लास्ट क्लास में हमने इंडिया 38 के सारे इलस्ट्रेशंस को कवर किया था। तो आई होप कि आपने ये क्वेश्चंस एक बार हैंड रिटन प्रैक्टिस कर लिए होंगे, और अगर नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप हैंड रिटन प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो हम इस टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन का क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। एक्स लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ पब्लिशिंग जर्नल्स. They acquired 100% stake in Y Limited, a company in the same industry. X Limited paid purchase consideration of this amount and a fair value of net assets is given so and so, and the purchase consideration includes payment for the following as well. तो इस केस में ये हमें दिए गए हैं ₹30 lakh for obtaining the skilled staff of Y Limited and ₹50 lakh by way of non compete fee as to restrict Y Limited to compete in the same line of business for next 5 years. तो इसमें क्या पूछा गया है? However, the above item A and B are not forming part of the net assets acquired of ₹850 lakh. How should the above transactions be accounted for by the X Limited? इसमें हमें क्या दिया गया है? देखिए, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमारा बिजनेस कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है ये, इसलिए परचेज कंसिडरेशन दिया गया है, देन नेट एसेट्स दी गई हैं। ठीक है, तो इसमें हमें परचेज कंसिडरेशन में से हम नेट एसेट्स माइनस करेंगे तो हमारा 150 लाख का क्या आ जाएगा? गुडविल आ जाएगा। तो इसमें से हमें क्या देखना होगा कि गुडविल कितना कंसिडर करेंगे हम, क्योंकि जो 30 लाख है वो उसको हम इंटेंजिबल एसेट्स नहीं मान सकते। ठीक है, और इसमें क्या है, देखो ये दिया गया है अबव आइटम्स ए एंड बी आर नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द नेट एसेट्स एक्वायर्ड ऑफ 850 लाख। तो इसमें से किसको हम नहीं मानेंगे? तो जो 50 लाख जो है इसको हम क्या मानेंगे? नॉन कम्पीट फीस को हम क्या मानेंगे? इंटेंजिबल एसेट मानेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो गुडविल होगा उसमें हम 50 लाख को काउंट नहीं करेंगे, उसको अलग से इंटेंजिबल एसेट्स मानेंगे। इसका हम एक बार आंसर देख लेते हैं। जो इसमें यही दिया गया है, देखो कि एक्स लिमिटेड शुड रिकॉग्नाइज एन इंटेंजिबल एसेट इन रिस्पेक्ट ऑफ कंसिडरेशन पेड टुवर्ड्स नॉन कम्पीट फीस के लिए जो कंसिडरेशन दिया गया है उसको हम क्या मानेंगे? इंटेंजिबल एसेट मानेंगे। ठीक है, जो हमने क्या किया गया है, और इसमें एक जो ये पॉइंट दिया गया है स्किल्ड स्टाफ वाला है ₹30 लाख, ये इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन में काउंट नहीं होगा। एंड जो इसमें इसको हम क्या करेंगे? एक्सपेंस ऑफ करेंगे। एंड ₹50 लाख है उनको हम सेपरेटली इंटेंजिबल एसेट्स रिकॉग्नाइज करेंगे। एंड जो गुडविल है उसमें से हम 50 लाख को लेस कर देंगे, क्योंकि हमारा 150 लाख का जो गुडविल आया था उसमें से 50 लाख इंटेंजिबल एसेट्स को मानेंगे। एंड जो है ये हमारा 1 करोड़ का क्या आएगा? गुडविल माना जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देन हमें सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, एक्स लिमिटेड परचेज ए फ्रेंचाइजी फ्रॉम ए रेस्टोरेंट चेन एट ए कॉस्ट ऑफ 100 lakh and the, or you can say 1 crore, and the franchisee has 10-year life. तो इसमें क्या दिया गया है? इन एडिशन द फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट मेंशन दैट द फ्रेंचाइजी वुड आल्सो पे द franchisor royalty as a percentage of sales made. Can the franchisee rights be treated as an intangible assets? तो क्या हम इंटेंजिबल एसेट्स मानेंगे? यस। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि हमारे को ये फ्रेंचाइजी राइट्स क्या देते हैं? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स देते हैं। प्लस तो इसमें आप ये मेन मुद्दा क्या है? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंटिटीज को हो रहे हैं, प्लस एंटिटी का क्या है? कंट्रोल भी है इस पर। ठीक है, तो हमारे को किसको क्या मानेंगे? इंटेंजिबल एसेट्स कंसिडर करेंगे। एक बार इसका आंसर हम स्टडी कर लेते हैं। तो फ्रेंचाइजी राइट्स मीट्स द डेफिनेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट सिंस इट अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स से अराइजेस हुई है हमें, एंड इट costs can be measured reliably. In addition, X Limited will have future economic benefits and control. मेन थिंग क्या है? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स है एंड कंट्रोल भी है, प्लस ये हमें कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स से अराइज हुई है। ठीक है, तो इसको हम क्या मानेंगे? इंटेंजिबल एसेट्स कंसिडर करेंगे। देन हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन एंटिटी रेगुलरली प्लेसेस एडवर्टाइजमेंट्स इन, अब देखो एडवर्टाइजमेंट वर्ड से आपको समझ में आएगा क्योंकि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस को हम क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स नहीं मानते। इन न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग इट्स प्रोडक्ट्स एंड इंक्लूड्स ए रिप्लाई स्लिप। तो में इसके आप इसको स्टडी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सारी एडवर्टाइजमेंट की बात की गई है।
तो इनको हम इंटेंजिबल एसेट्स नहीं मानेंगे। देन आगे दिया गया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम द एंटिटी हैज रिजेंबल्ड ए लिस्ट ऑफ कस्टमर्स name and address. The list is provided to other entity for a fee. The entity would like to recognize an asset in respect of the expected future economic benefits to be derived from the list. देखिए जो कस्टमर लिस्ट क्या है, कैन बी ट्रीटेड एज ए इंटेंजिबल एसेट्स, ये आंसर में पूछा गया है। यानी कि जो इंटरनली जनरेट की गई है, हमने जो इंटरनली जनरेटेड कस्टमर लिस्ट होती है उसको हम इंटेंजिबल एसेट नहीं मानेंगे। तो देन इसके हमने आंसर को पढ़ लेते हैं एक बार। ये देखिए इसमें यही दिया गया है कि जो इसका मेन क्लक्स पढ़ लेते हैं, डज नॉट मीट द कंडीशन स्पेसिफाइड टू रिकॉग्नाइज इंटरनली जनरेटेड एसेट्स होती हैं कस्टमर लिस्ट जो होती है, इसलिए उसको हम क्या नहीं मानेंगे, इंटेंजिबल एसेट नहीं मानेंगे। आप एक बार इसको स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए सॉफ्टवेयर कंपनी एक्स लिमिटेड इज डेवलपिंग न्यू सॉफ्टवेयर फॉर द टेलीकॉम इंडस्ट्री। न्यू सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है। इट एम्प्लॉयज 100 एम्प्लॉयज engineer trained in that particular discipline who are engaged in the development of software, and X Limited feels that it has an excellent HR policy and does not expect any of its employees to leave in a near future। तो आपने हमने पढ़ा ही था कि जो एम्प्लॉयज है वो उससे हमें क्या है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं मिलते। एम्प्लॉयज से कभी भी कंपनी को रिजाइन करके जा सकते हैं, हमारा एम्प्लॉयज पे कोई भी कंट्रोल नहीं है। तो मेन दोनों चीज़ें हमें क्या देखनी है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स की देखनी है एंड कंट्रोल की देखनी है। तो इसमें हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी नहीं होगा एंड कंट्रोल भी हमारा क्या है, एम्प्लॉयज़ पे कोई कंट्रोल नहीं है, एम्प्लॉयज़ कभी भी कंपनी को छोड़कर जा सकते हैं। तो हम इसको क्या नहीं मानेंगे, इंटेंजिबल एसेट नहीं मानेंगे। तो देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्स लिमिटेड हैज एक्वायर्ड ए टेलीकॉम लाइसेंस फ्रॉम गवर्नमेंट टू ऑपरेट मोबाइल टेलीफोनी इन 2 स्टेट्स ऑफ इंडिया। कैन द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बी कैपिटलाइज्ड एज एन इंटेंजिबल एसेट? यस, क्योंकि ये हमें क्या है, कॉन्ट्रैक्ट से मिला है, तो इसके हम क्या मानेंगे, इंटेंजिबल एसेट मानेंगे। एक बार हम स्टडी कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ टेलीकॉम लाइसेंस कैन बी कैपिटलाइज्ड एंड इंटेंजिबल एसेट अंडर हेड लाइसेंस, क्योंकि इसमें हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी मिलेंगे प्लस कंट्रोल भी होगा। तो हमें सारे क्वेश्चन से मेन चीज़ क्या देखनी है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट से अराइज हुए हैं, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स है या नहीं है, कंट्रोल है या नहीं है, तो ये 3 चीज़ें हमें मेन देखनी है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्स लिमिटेड परचेज स्टैंडर्डाइज फाइनेंस सॉफ्टवेयर एट ए लिस्ट प्राइस ऑफ 30 लाख एंड पेड रुपीज़ 50,000 टुवर्ड्स परचेज टैक्स। तो परचेज टैक्स को भी उसको इंक्लूड किया जाएगा क्योंकि ये रिफंडेबल भी नहीं है। देन इन एडिशन टू दिस द एंटिटी वाज granted the entity was granted a trade discount of 5% on the initial list price. It had incurred cost of 7 lakh towards customization of the software for its intended use. X Limited also purchased a 5-year maintenance contract with the vendor company of rupees 2 lakh. At what cost the intangible asset will be recognized? तो intangible asset को कितनी कॉस्ट पर मानेंगे हम, ठीक है। तो इसमें intangible asset की कॉस्ट कितनी मानी जाएगी, तो इसमें जो हमें सॉफ्टवेयर का लिस्ट प्राइस 30 लाख दिया गया है, इसमें जो परचेज टैक्स है 50,000 को हम ऐड कर देंगे, और इसमें जो ट्रेड डिस्काउंट दिया गया है 5%, कितने प्राइस पर दिया गया है, इनिशियल लिस्ट प्राइस पर, तो ये 30 लाख पे हमें ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। तो इसने जो किया है 7 लाख जो कॉस्ट इनकर करी है टुवर्ड्स कस्टमाइजेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, तो इसको हम ऐड करेंगे, प्लस ये जो 5 इयर्स का मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है इसको हम एज ए प्रीपेड एक्सपेंसेस ट्रीट करेंगे, क्योंकि इसको हम इंटेंजिबल एसेट में काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें 5 इयर्स के अकॉर्डिंग हमने इसका मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो इसको हम प्रीपेड एक्सपेंस में काउंट करेंगे। एक बार इसका आंसर हम स्टडी कर लेते हैं। इसमें जो देखिए दिया गया है 30 लाख पे हमने ट्रेड डिस्काउंट लेस किया, प्लस परचेज टैक्स 50,000 को ऐड किया, प्लस कस्टमाइजेशन कॉस्ट को ऐड किया, देन हमारा ये टोटल कॉस्ट आ गया 36 लाख, प्लस जो हमारे मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट थे जो उसको हमने क्या माना, एज ए प्रीपेड एक्सपेंसेस हमने उसको रिकॉग्नाइज किया। देन हम क्वेश्चन 7 की तरफ चलते हैं। एक्स लिमिटेड इन ए बिजनेस कम्बिनेशन परचेज द नेट एसेट्स ऑफ वाई लिमिटेड फॉर ₹4 लाख ऑन 31 मार्च, यानी कि उसने क्या किया, परचेज कंसिडरेशन कितना है, पीसी कितना है 4 लाख, तो पीसी हमारा कितना है 4 लाख है। देन आगे हमें ये दी गई है एसेट्स दी गई हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट 1, इंटेंजिबल एसेट 2, कैश एंड बैंक, एंड देन लाइबिलिटीज ट्रेड पेबल हमें दिया गया है। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द पीपीई इंटेंजिबल एसेट 1, इंटेंजिबल एसेट 2 इज अवेलेबल, तो इसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो दी गई है हमें नीचे दी गई है, तो इसको हम कंसिडर करेंगे।
और बाकी जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की जो वैल्यू लेंगे हम 1 लाख देंगे, क्योंकि इनकी फेयर मार्केट वैल्यू मानी गई है, तो उसको हम कंसिडर करेंगे। तो इसमें से हम नेट एसेट्स निकाल लेंगे, एसेट्स में से लाइबिलिटीज को लेस करके, प्लस हम ये फेयर वैल्यू को कंसिडर करेंगे जो इंटेंजिबल एसेट्स की जो दी गई हैं। देन हम आगे पीपीई की जो फेयर वैल्यू दी गई है, इसमें देखिए 1,50,000 दी गई है, तो हम इसको 1,50,000 मानेंगे। सॉरी, मैंने जो पहले बताया था वो नहीं, 1 लाख नहीं मानेंगे, 1,50,000 मानेंगे, क्योंकि फेयर मार्केट वैल्यू को कंसिडर करेंगे जो हमें एक्स्ट्रा नीचे हेडिंग नीचे दिया गया है। तो इसमें 7 नंबर क्वेश्चन में हमें जो दिया गया है, इसमें हम नेट एसेट्स निकाल लेंगे 1,50,000, इंटेंजिबल एसेट, देन इन ये दी गई है हमें, नेट एसेट्स हमारी आ जाएंगी। तो हमारे को गुडविल कितना आएगा, नेट एसेट्स देखिए हमारी इतनी आ जाएंगी ये। देन हमारे को इसमें से लाइबिलिटीज लेस हमने लेस कर दी, तो हमारे को नेट एसेट्स मिला। देन इसको हम पीसी जो 4 लाख था उसमें से लेस करेंगे, तो 70,000 का हमारे पास गुडविल आ जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सबसे पहले मैं दोबारा आपको बता देती हूँ, जो परचेज कंसिडरेशन में से हमें नेट एसेट्स लेस करनी होंगी, और जो हमें नीचे फेयर वैल्यू दी गई है उनको कंसिडर करना होगा, और लाइबिलिटीज को हम लेस कर देंगे एसेट्स में, तो हमारे पास नेट एसेट्स आ जाएंगी। देन उसको पीसी में से हम लेस कर देंगे, हमारे पास गुडविल 70,000 आ गया। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि इजी क्वेश्चन है ये भी। एक्स लिमिटेड अक्वायर्ड बाय लिमिटेड, द परचेज कंसिडरेशन 50 लाख दिया गया है, फेयर वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट्स कितनी दी गई है, ये हमें टेंजिबल एसेट्स की फेयर वैल्यू दी गई है 45 लाख। द कंपनी एस्टिमेट्स द फेयर वैल्यू ऑफ इन प्रोसेस रिसर्च प्रोजेक्ट एट ₹10 लाख। ठीक है, तो इसमें जो इन प्रोसेस रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो 10 लाख माना गया है। No other intangible asset is acquired by X Limited in the transaction. Further cost incurred by X Limited in relation to that research project is as follows. 5 lakh as research expenses, 2 lakh to establish technological feasibility, and 7 lakh for further development cost after technological feasibility is established. क्योंकि आफ्टर है तो हम इसको डेवलपमेंट फेज में मानेंगे, इन दोनों को हम क्या मानेंगे, रिसर्च फेज में मानेंगे, इसको हम डेवलपमेंट फेज में मानेंगे। व्हाट अमाउंट द इंटेंजिबल एसेट्स शुड बी मेजर्ड, तो हमें पूछा क्या है, हमें मेन चीज ये देखनी है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। हमें इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में पूछा गया है कि इंटेंजिबल एसेट्स को कितने अमाउंट पर मेजर किया जाएगा। तो हमारा जो इन प्रोसेस रिसर्च प्रोजेक्ट है उसका वैल्यू कितना है, 10 लाख, प्लस जो टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी एस्टेब्लिश हो चुकी है उस अमाउंट को हम कैपिटलाइज करेंगे, और ये जो 5 लाख एंड 2 लाख है इसको हम रिसर्च पे जो मानेंगे। तो इसके आंसर को हम एक बार स्टडी कर लेते हैं। तो दिया गया है, देखिए, एक्स लिमिटेड शुड इनिशियली रिकॉग्नाइज द एक्वायर्ड इन हाउस रिसर्च प्रोजेक्ट एट इट्स फेयर वैल्यू 10 लाख, research cost of 5 lakh and cost of 2 lakh for establishing technical feasibility should be charged to profit and loss, and cost incurred from the point of technological feasibility asset recognition criteria until the time when developed costs are incurred are capitalized. तो इसमें इंटेंजिबल एसेट्स की रिकॉग्नाइज अमाउंट कितना होगा, 17 लाख होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 9 जो हमें दिया गया है, एक्स लिमिटेड एक्वायर्ड ए पेटेंट राइट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ड्रग फ्रॉम वाई लिमिटेड, इन एक्सचेंज एक्स लिमिटेड गिव्स इट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स टू वाई लिमिटेड। करंट मार्केट वैल्यू ऑफ पेटेंट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर 20 लाख एंड 18 लाख रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इनकी जो हमें करंट मार्केट वैल्यू दी गई है। एट वट वैल्यू पेटेंट राइट शुड बी इनिशियली recognized in the books of X Limited in following two situations। तो इसको कितने अमाउंट पर वैल्यू रिकॉग्नाइज किया जाएगा। एक्स लिमिटेड डिड नॉट पे एनी कैश टू वाई लिमिटेड, अगर वो कोई कैश पे नहीं करती तो देखो जो एसेट गिवन अप है तो उसकी वैल्यू को हम कंसिडर करेंगे। यहाँ पे एक्स लिमिटेड ने क्या एक्वायर किया, पेटेंट राइट, एक्स लिमिटेड ने पेटेंट राइट को एक्वायर किया है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को गिव अप किया गया है। तो इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो एसेट गिवन अप की गई है उसकी हम वैल्यू को कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो जो इसमें 18 लाख को हम मानेंगे इसमें, क्योंकि एक्स्ट्रा कैश पे नहीं किया गया। एंड सेकंड बी पॉइंट जो दिया गया है उसमें एक्स्ट्रा 2 लाख कैश भी दिया गया है, तो 18 लाख प्लस 2 लाख 20 लाख को कंसिडर करेंगे। एक बार हम इसका आंसर गो थ्रू कर लेते हैं।
देखिए इसमें दिया गया है पॉइंट ए में हम उसको 18 लाख मानेंगे एंड पॉइंट बी में उसको कितने पर मेजर किया जाएगा, 20 लाख पर मेजर किया जाएगा। देन हम 10th नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। X Garments Limited spent rupees 1 crore towards promotion of for a fashion show by way of various on-road shows, contests, etc. After that event, it realized that the brand name of the entity got popular and resultantly subsequent sales have shown a significant improvement. It is further expected that this hike will have an effect over the next 2 to 3 years. How the entity should account for the above cost incurred on promotion on promoting such shows. तो जो प्रमोशन से रिलेटेड खर्चे हैं तो आपने पढ़ा था कि इसके कंसेप्ट में जब हमने कवर किया था तो उसको हम क्या है इंटेंजिबल एसेट्स नहीं मानेंगे और इनको क्या किया जाएगा, एक्सपेंस ऑफ किया जाएगा। देन हम नेक्स्ट 11th क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें दिया गया है कि एन एंटिटी इज डेवलपिंग ए न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस ड्यूरिंग 2001 to 2 expenditure incurred was rupees 1000 of which 900 was incurred before 1st March 2002 and rupees 100 was incurred between 1st March to 31st March, यानी कि डेवलपमेंट फेज में हमारा रुपीज 100 माना जाएगा जिसको की कैरिंग अमाउंट माना जाएगा। द एंटिटी इज एबल टू डेमोन्स्ट्रेट दैट एट 1st March 2002 the production process met the criteria for recognition as an intangible asset. The recoverable amount of the know-how embedded in the process, including future cash outflows to complete the process of before it is available for use, is estimated to be rupees 500। यानी कि रिकवरेबल अमाउंट दिया गया है तो आपको क्या करना है, इम्पेयरमेंट टेस्ट करना है। इंडेस 36 के अकॉर्डिंग आपको इम्पेयरमेंट टेस्ट करना होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कैरिंग अमाउंट हमारा 900 था और रिकवरेबल अमाउंट हमारा 500 जो हमारा एस्टिमेटेड दिया गया है। द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन 2001 to 2 एंड 2002 to 3 एज पर प्रिवलेंट इंडेस दिया गया है। एक्सपेंडिचर जो किए गए हैं 2002 to 3 में हमारे एक्सपेंडिचर इनकर किए गए हैं, 2000 एक्सपेंडिचर इनकर किए गए हैं। At the end of 2003, the recoverable amount of the know-how embedded in the process, including future cash outflows to complete the process before it is available for use, is estimated to be rupees 900। तो उसमें रिकवरेबल अमाउंट हमारे को 1900 दी गई है। तो हम इसमें फिर दोबारा से हम देखेंगे तो हम इस बार इसका आंसर गो थ्रू कर लेते हैं क्या दिया गया है हमें। तो कि देखिए हमारे जो 900 था उसको हम क्या करेंगे, कैरिंग अमाउंट मानेंगे, जो कि हमारा डेवलपमेंट फेज में जो था वो हमारा, देखिए क्वेश्चन को हम एक बार देख लेते हैं दोबारा क्या दिया गया था। जो हमारा 900 था वो इनकर किया गया था बिफोर 1st मार्च एंड रुपीज 100 जो किया गया था 1st मार्च से 31 मार्च तक हमारा किया गया था। तो 100 रुपीज़ को हम कैपिटलाइज करेंगे, ठीक है। तो 100 रुपीज़ को क्या किया जाएगा, कैपिटलाइज किया जाएगा। ये देखिए द प्रोडक्शन प्रोसेस इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटेंजिबल एसेट एज ए कॉस्ट ऑफ रुपीज 100 एक्सपेंडिचर इनकर्ड सिंस द डेट व्हेन द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया वाज मेट एंड रुपीज 900 को क्या मानेंगे, रिसर्च फेज में मानकर उसको एक्सपेंस ऑफ करेंगे। इज रिकॉग्नाइज एज एन एक्सपेंस बिकॉज द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मेट नहीं हुआ था। देन द एक्सपेंडिचर डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, क्योंकि 900 को हम रिसर्च फेज में मानेंगे जो कि एक्सपेंस ऑफ किया जाएगा। देन हमारे पास कितना हमने, देन 2002 to 3 में हमने 2000 का एक्सपेंडिचर किया था, तो हमारे पास टोटल कैरिंग अमाउंट कितना बन गया, 2100 हो गया। देन एंटिटी रिकॉग्नाइज्ड इम्पेयरमेंट लॉस 200 का हमें इम्पेयरमेंट लॉस होगा जो हमें दिया गया है, क्योंकि रिकवरेबल अमाउंट कितना दिया गया है, 1900 दिया गया है, ठीक है। तो रिकवरेबल अमाउंट हमारे को 1900 दिया गया है, तो इसमें कितना हमारे को, इसमें इम्पेयरमेंट लॉस हो जाएगा 200 रुपीज़ का इम्पेयरमेंट लॉस हो जाएगा। तो जहाँ पे भी रिकवरेबल वर्ड दिया गया होगा तो आपको उसमें इम्पेयरमेंट टेस्टिंग जरूर करनी है, ठीक है। इसमें हमारे को 2002 to 3 में हमें, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर किए गए हैं तो उस केस में हमारे को जो दिया गया है, ठीक है। तो इसमें एंड में हमारे को इसके अकॉर्डिंग
रिकवरेबल अमाउंट 1900 को लेके चलना होगा। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये वाली जो रिकवरेबल अमाउंट है इसका हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि इसके हमने जो एक्सपेंडिचर इनकर किए थे वो 2002 to 3 में एक्सपेंडिचर इनकर किए गए थे 2000, टोटल हमारा 2100 हो जाएगा। ठीक है, कैपिटलाइज एंड देन रिकवरेबल अमाउंट को लेस करेंगे, हमारा इम्पेयरमेंट लॉस आ जाएगा 200। देन हम 12th नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। एक्स लिमिटेड इज एंगेज्ड इज डेवलपिंग computer software. The expenditure incurred by X Limited in pursuance of its development of software is given below. तो हमारे को कुछ स्टडीज ये आइटम्स दी गई हैं एंड इस पे पूछा गया है ऑन 15th March 2001 the development phase was complete and a cash flow budget was prepared. Net profit for the year was estimated rupees 40 lakh एंड हाउ एक्स लिमिटेड शुड अकाउंट फॉर द अबव मेंशन्ड कॉस्ट। तो इन कॉस्ट को हम कहाँ कहाँ कंसिडर करेंगे, देखिए हम स्टडी कर लेते हैं। ₹2 लाख टुवार्ड्स सैलरीज ऑफ द प्रोग्राम डिजाइनर, तो ये हमारा एक्सपेंस ऑफ होगा क्योंकि सैलरीज का हमने दिया है। ₹5 लाख टुवार्ड्स द कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोग्राम डिजाइन, तो ये भी हमारा एक्सपेंडिचर में ही जाएगा। तो देन ₹2 लाख टुवार्ड्स कॉस्ट ऑफ कोडिंग एस्टेब्लिशिंग टेक्निकल फिजिबिलिटी, तो ये भी हमारा रिसर्च फेज में जाएगा क्योंकि आफ्टरवर्ड को जो है उसमें हम उसको हम किस में मानते हैं, डेवलपमेंट फेज में मानते हैं, जहाँ पे आफ्टरवर्ड लिखा हो आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टेक्निकल फिजिबिलिटी, तो इसको हम किस में मानेंगे, डेवलपमेंट फेज में मानेंगे। 7 लाख को इनकर्ड 2 लाख टेस्टिंग में किए गए, इसको भी डेवलपमेंट फेज में मानेंगे। देन इसमें दिया गया है कॉस्ट ऑफ कॉन्फ्रेंस एग्रीगेटेड ₹70,000, तो इसको हम एक्सपेंस ऑफ करेंगे। तो हमारे को एक बार इसको स्टडी कर लेते हैं आंसर को। तो इसमें यही दिया गया है कॉस्ट, सॉफ्टवेयर की कॉस्ट कैपिटलाइज किया जाएगा 9 लाख से, बाकी जो खर्चे हैं वो हम एक्सपेंस ऑफ कर देंगे एंड जो भी दिए गए हैं हमें सारे एक्सपेंस ऑफ कर देंगे। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्स लिमिटेड स्टार्टेड डेवलपिंग ए न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस इन फाइनेंशियल ईयर 2001 to 2. Total expenditure incurred till 30th September 2001 was ₹1 crore. The expenditure on the development of the production process meets the recognition criteria on 1st July 2001. The reports of X Limited show that out of total 1 crore ₹70 lakh were incurred during July to September. ठीक है, तो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया कब मेट हुआ है हमारा, ऑन 1st जुलाई को। ठीक है, क्योंकि देखो लिखा गया है द प्रोडक्शन प्रोसेस मीट्स द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया ऑन 1st जुलाई, तो 1st जुलाई को हमारा जो 70 लाख है उसको हम किस में मानेंगे, डेवलपमेंट फेज में मानेंगे। एक्स लिमिटेड पब्लिशेज इट्स फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्वार्टरली। अब एक्स लिमिटेड शुड अकाउंट फॉर द डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, तो हम इसको एक बार स्टडी कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन की मेन चीज होती है कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना। तो हमारे को जो 70 लाख है उसको हम इंटेंजिबल एसेट मानेंगे एंड ₹30 लाख जो है वो एक्सपेंस की तरह इसको रिकॉग्नाइज करेंगे क्योंकि वो रिसर्च फेज में था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्स लिमिटेड डिसाइड्स टू रिवैल्यू इट्स इंटेंजिबल एसेट्स ऑन 1st April 2001. ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन द इंटेंजिबल एसेट्स स्टैंड एट ए कॉस्ट ऑफ ₹1 crore एंड accumulated amortization is ₹40 lakh। तो accumulated amortization करने के बाद ये कितना बचेगा हमारा, 60 लाख बच जाएगा एसेट। तो देन इंटेंजिबल एसेट्स आर रिवैल्यूड एट ₹150 लाख पे इसको रिवैल्यू किया गया। हाउ शुड एक्स लिमिटेड अकाउंट फॉर द रिवैल्यूड इंटेंजिबल एसेट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, तो उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। तो जो क्वेश्चन 14 में कितना दिया है देखो एक बार स्टडी कर लेते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स आर रिवैल्यूड टू 150 लाख ऑन एन अमोर्टाइज्ड रिप्लेसमेंट कॉस्ट बेसिस which is 150% increase from its original cost, thereby applying the existing ratio of accumulated depreciation to the cost of revalued gross amount would be 250 lakh gross and 1 crore on amortization पर हमने मानेंगे इसको। देखिए इसमें मेन जो चीज दिया गया है इसमें जो हमारा 150% दिया गया है, एक बार मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ इसको, इसी क्वेश्चन को, क्योंकि देखिए डेप्रिसिएशन नहीं है, ये जो मैंने आपको पहले बताया था वो इसमें डेप्रिसिएशन नहीं है। ये जो 1 करोड़ है इसका हमने रिवैल्यू किया तो 150 लाख जो हुआ,
तो टोटल कितना होगा, आप इसको एक बार मैं दोबारा शॉर्ट में बता देती हूँ अच्छे से, ताकि कोई आपको क्लैरिटी आ जाए। तो इसमें जो है इंटेंजिबल एसेट्स को रीवैल्यू किया गया है 150 लाख पर, ठीक है, ऑन एन अमोर्टाइज रिप्लेसमेंट कॉस्ट बेसिस पे अमोर्टाइज है इसको, जो कि 150% इंक्रीज है वो ओरिजिनल कॉस्ट से। तो इसमें टोटल अमाउंट रिवैल्यूड ग्रोस अमाउंट वुड बी 250 लाख ग्रोस एंड 1 करोड़ ऑन अमोर्टाइजेशन माना जाएगा। देन हम लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये एक सिंपल क्वेश्चन था, आप एक बार इसको स्टडी करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो देन हम लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया गया है कि XYZ हैज बीन वर्किंग ऑन ए process to improve manufacturing efficiency and consequently reduce manufacturing cost. There is a major project and has the full support of XYZ's boards of directors. The senior engineer believes that cost reductions will exceed the project cost within 24 months of their implementation. Regulatory assessing and health and safety approval was obtained on 1st June 2005. This removed uncertainties concerning the project, which was finally completed on 20th April 2006. Cost of rupees 18 lakh incurred during the year 31st March 2006 की जो है वो जो कॉस्ट इनकर करी गई थी वो 18 लाख थी, ठीक है। तो इसमें हमें क्या देखना होगा कि देखिए जो 31 मार्च तक जो हमने किया था, तो कितना आपका मंथ हो गए, 2 मंथ हो गए, ठीक है। देन 1 जून से हमें क्या मिला है, अप्रूवल मिला है। देन अप्रैल और मई 2 मंथ अलग से, देन 10 मंथ। तो 2 मंथ का हम कितना 3 लाख को कंसिडर करेंगे अलग से रिसर्च फेज में, और जो अलग से 10 मंथ जो है उस, क्योंकि उसमें 1 जून से सेफ्टी अप्रूवल मिल गया था, तो उसको डेवलपमेंट फेज में मानेंगे। कितने मानेंगे, 15 लाख को डेवलपमेंट फेज में मानेंगे। देन अगर हम एक बार रीड आउट कर लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। देन हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटेंजिबल एसेट्स, जो 18 लाख में से 15 लाख को इंटेंजिबल एसेट माना गया। आगे हमें दिया गया है कि एन ऑफर ऑफ 7,80,000 फॉर द न्यू प्रोजेक्ट टेक्नोलॉजी हैव बीन रिसीव्ड बाय पोटेंशियल बायर बट इट हैज बीन रिजेक्टेड कर दिया जा चुका है। तो हम इसको कुछ नहीं करना है इसका, क्योंकि वो रिजेक्टेड कर दिया गया था, तो हमें इसका कुछ नहीं करना। Then Utkarsh believes that the project will be major success and has the potential to save the company रुपीज 12 लाख से कंपनी को सेव पोटेंशियल किया गया था। देन डायरेक्टर ऑफ रिसर्च ऑफ at XYZ Neha, who is qualified electronic engineer, is seriously concerned about the long-term prospects of the new process, and she is of opinion that competitors would have developed new technology at some time which would require to replace the new process within 4 years, ठीक है। तो आगे हमें क्या दिया गया है, she estimates that present value of future cost saving will be 9,60,000 की प्रेजेंट वैल्यू होगी उसकी over this period. After that she thinks that there is no certainty about its future. What would be the appropriate accounting treatment of aforesaid issue? इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, यानी कि उसने कितनी सेविंग्स करी, 9,60,000 का हमारे को रिकवरेबल अमाउंट माना गया है इसमें, ठीक है। तो इसमें जो 9,60,000 का जो रिकवरेबल अमाउंट है, तो उसमें से इम्पेयरमेंट लॉस कितना होगा, 15 लाख में से 9,60,000 लेस करेंगे तो 5,40,000 का जो वो होगा हमारा इम्पेयरमेंट लॉस होगा। तो इसकी हमें एंट्रीज कैसे पास करेंगे एक बार देख लेते हैं। क्योंकि देखिए 3 लाख की जो हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हमने किए थे वो, एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हमारे इम्पेयरमेंट लॉस है, जो हमारा देखिए इम्पेयरमेंट लॉस है, देखिए 5,40,000 इम्पेयरमेंट लॉस को डेबिट करेंगे, एंड जो 3 लाख है ये एक्सपेंडिचर से है हमारे, इनको डेबिट करेंगे। देन हमारा इंटेंजिबल एसेट कितने से कम हो गई, 8,40,000 से हमारी कम हो गई, और ये हमारा इम्पेयरमेंट लॉस आया है जो 5,40,000 का आया है। देन एक बार हम क्वेश्चन को ऊपर से स्टडी कर लेते हैं कि क्या दिया गया है। देखिए यही दिया गया है मेरे को कि इंटेंजिबल एसेट्स रिक्वायर एन इंटेंजिबल एसेट टू बी रिकॉग्नाइज इफ एंड ओनली इफ सर्टेन क्राइटेरिया वाज मेट, ठीक है। क्योंकि क्राइटेरिया जो मेट हुआ था वो 1 जून को मेट हुआ था। तो हमें क्या इसमें जो दिया गया है, द अदर क्राइटेरिया हैव बीन मेट एज फॉलो, इंटेंशन टू कंप्लीट द एसेट इज अपेरेंट एज इट इज ए मेजर प्रोजेक्ट विद फुल सपोर्ट फ्रॉम बोर्ड, finance is available, cost can be reliably measured and benefits are expected, so amount of
15 लाख जो है वो 10 मंथ्स की जो है उसको कैपिटलाइज किया गया था, एंड देन जो बाकी जो 3 लाख थे वो एक्सपेंडिचर्स में काउंट किए गए थे। 2 मंथ का जो हमने एक्सपेंडिचर में कंसिडर किया था, तो उसको हम एज एन एक्सपेंस कंसिडर करेंगे। एंड इंडिया 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स रिक्वायर एन इंटेंजिबल एसेट नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज टू बी टेस्टेड फॉर इम्पेयरमेंट एनुअली। तो हमारे को ये जो दिया गया है, एंड कैश फ्लो ऑफ ₹12 लाख इन परपेचुअली वुड क्लियरली हैव ए प्रेजेंट वैल्यू इन एक्सेस ऑफ 12 लाख, हेंस देयर वुड बी नो इम्पेयरमेंट। तो उसमें कोई इम्पेयरमेंट ही नहीं होगी क्योंकि उसमें तो वो ज़्यादा है उससे, ठीक है। तो however the research director is technically qualified, so impairment test should be test on her estimate of a 4 years remaining life। and जो क्योंकि जो रिसर्च डायरेक्टर है वो टेक्निकली क्वालिफाइड है, तो उसको इसने बोला कि वो 4 इयर्स की रिमेनिंग लाइफ के बेसिस पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कॉस्ट सेविंग ऑफ 9,60,000 को कंसिडर करेंगे। देन हमारा जो इम्पेयरमेंट लॉस आएगा वो हमारा उसको कंसिडर करेंगे। देन 9,60,000 इज ग्रेटर देन द ऑफर रिसीव्ड, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ऑफ ₹7,80,000, एंड सो 9,60,000 को किससे माना जाएगा, रिकवरेबल अमाउंट माना जाएगा इसमें। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, एंड एक ये अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम पर्पज से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं एक नए इंडेक्स के साथ, तब तक आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से हाथ से प्रैक्टिस करते रहिएगा। जब तक आप रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको चीज़ें क्लियर नहीं होगी, तो रिटर्न प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए इंडेक्स के साथ। तो आपको अगर हमारी वीडियो सच में अच्छी लग रही हैं तो आप इनको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है एंड आपके लिए फ्यूचर में और नए इंडियाज़ के साथ अच्छी वीडियोस लेके आएंगे आपके लिए।